Let us view some important topics. The first is regional dialogue on social justice. तो रीजनल डायलॉग्स ऑन सोशल जस्टिस के अंदर क्या होता है, डिस्कशंस होते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में या कुछ रीजन्स के बीच में, उस रीजन की या वर्ल्ड में या ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए और इक्विटेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करा जाए। तो जो ये डायलॉग्स हैं ये बेसिकली कोलैबोरेटिव एफर्ट से फोकस करते हैं। पॉवर्टी को टैकल करने के लिए क्या सॉल्यूशंस लेके आ सके, डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म करें एंड रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब। मार्च 2025 में टर्की ने जो है इनिशिएट करी थी पीस टॉक्स विद कुर्दिश फैक्शंस कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ख़त्म करा जाए और सोशल जस्टिस को प्रमोट करा जाए उस रीजन में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देखी गई है रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए और कुर्दिश कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए। तो रीजनल डायलॉग्स बेसिकली क्रूशल होते हैं क्रॉस बॉर्डर सोशल जस्टिस इशूज़ के लिए, और जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं ये पीस के लिए इम्पॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल पीस के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर नेक्स्ट है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, PKK इसको हम लिखते हैं। ये कुर्दिश मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1978 में फाउंड हुई थी। टर्की में बेसिकली एक ग्रुप है ये कुर्द का, उनकी ये पार्टी है और वो लोग सेपरेट होना चाहते हैं टर्की से। ये तब से ही 1984 से ही टर्की की सरकार के साथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में है और टर्की इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलती है PKK को। USB और यूरोपियन यूनियन भी कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देते हैं। करंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है, फरवरी 2025 में जो इनके एक लीडर थे PKK के, ठीक है, अब्दुल्ला ओकालन, ही कॉल्ड फॉर द ग्रुप टू डिसआर्म एंड डिसबैंड, ठीक है, जिसकी वजह से ये सिग्नल मिला कि शायद ये लॉन्ग टर्म जो कॉन्फ्लिक्ट है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बीच में और तुर्की की सरकार के बीच में वो शायद ख़त्म हो जाए। इज दिस क्लियर? फिर थर्ड देखते हैं क्या है, मेक द वर्ल्ड वियर खादी अगेन कैंपेन। तो खादी हैंड स्पन हैंड वूवन क्लॉथ है इंडिया से, सेल्फ रिलायंस को सिंबलाइज करता है और इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने इसको बहुत पॉपुलराइज करा था। तो फरवरी 2025 में जो ये मेक द वर्ल्ड वियर खादी कैंपेन जो है ये लॉन्च हुआ था एज अ पार्ट ऑफ वेव्स गोवा में हुआ था, राइट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। जो इनिशिएटिव है ये मेक द वर्ल्ड वियर खादी, this initiative actually aims to position खादी as a global fashion brand, जिससे इंडिया का टेक्सटाइल हेरिटेज जो है वो ब्लेंड कर सके हम कंटेम्प्ररी आजकल के ट्रेंड्स के साथ। खादी रिप्रेजेंट करता है इंडिया के कल्चर को, हिस्टोरिक आइडेंटिटी को। तो कैंपेन जो है वो ये करना चाहता है कि हम खादी जो है उसको ग्लोबलाइज कर सके। फिर नेक्स्ट एक टर्म आता है आपका स्पेशल लीव पेटिशन, SLP। तो ये क्या है, SLP बेसिकली एक पेटिशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 136 इसकी पावर देता है SLP को फाइल करने की। स्पेशल परमिशन हम सीख कर सकते हैं ये SLP को फाइल करके, टू अपील अगेंस्ट अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। समझ में आया क्या है, एक पेटिशन है जिसको हम फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे को अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पेटिशन क्यों फाइल करेंगे, कुछ हेल्प चाहिए होगी तभी तो क्या सीख करने के लिए, स्पेशल परमिशन टू अपील, कि भाई एक जजमेंट आया है या ऑर्डर है किसी कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम SLP साइन कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हैं कि आप एक बार इस मुद्दे को देखो। तो डिस्क्रिशनरी है ये SLP और इट कैन बी ग्रांटेड इन केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ और ग्रॉस इनजस्टिस। अब दिसंबर 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें मैंडेट करा था कि जो पटिशनर्स हैं जो SLP फाइल कर बेल सीख करना चाहते हैं उनको अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जो हैं उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पटिशन आप क्यों फाइल कर रहे हो, ये सब मतलब डिटेल काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो SLP जो है वो प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म फॉर अपीलिंग टू सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शनल केसेस में। लेकिन हो क्या रहा था, आजकल लोग हर ही केस में SLP लगा रहे थे, बट होना चाहिए किस में, एक्सेप्शनल केसेस में ही ये चीज़। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज हॉग सर्विस कन्वेंशन।
तो ये बेसिकली एक ऑफिशियली द कन्वेंशन है ऑन द सर्विस अब्रॉड ऑफ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स इन सिविल और कमर्शियल मैटर्स। और जो ये कन्वेंशन है इसको 1965 में अडॉप्ट किया गया था। ये जो कन्वेंशन है ये स्टैंडर्डाइज करता है किस प्रोसेस को, ऑफ सर्विंग लीगल डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनली, ensuring that defendants receive proper notice of proceedings। ठीक है, इंटरनेशनल जस्टिस कॉपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये है, जो डॉक्यूमेंट्स बाहर सर्व करे जाते हैं उसके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 1965 में। नेक्स्ट इज WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल। तो 2003 में अडॉप्ट किया गया था, 2005 में ये फोर्स में आ गया था। पहली इंटरनेशनल ट्रीटी जो है साइन करी गई थी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी विच वॉज नेगोशिएटेड अंडर द ऑस्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम क्या है, टैबेको कंजम्पशन को रिड्यूस करना वर्ल्ड वाइड, और उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करना कैसे, एडवर्टाइजिंग बैन्स, टैक्स इंक्रीज कर दो टोबैको पे, पब्लिक स्मोकिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा के, ये सब करके। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट। आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी। डॉक्ट्राइन जो है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट का ये अलाउ करता है कि लेजिस्लेचर को टू क्लासीफाई सम पर्सन्स, सम ऑब्जेक्ट्स और सम ट्रांजेक्शन्स फॉर लीगल पर्पसेस, but the condition is that the classification should be not arbitrary and it should have a rational relation to the objective sought। ठीक है, ensures करता है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट कि जो लॉज हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकें ग्रुप्स इन अ फेयर एंड जस्टिफिएबल मैनर, प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। बेसिक बता रही हूँ, अभी थोड़ा और डिटेल में इनको मैं बताऊँगी, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं बट थोड़ा और क्लियर करूँगी आगे, पहले ध्यान से सुनते रहो। नेक्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी टू इमोक्रेसी। इमोक्रेसी टर्म अभी रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने यूज़ किया था। इमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं इमोशंस के बेस पे, रैशनल डेलिब्रेशन या डिबेट्स के बेसिस पे नहीं। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मार्च 2025 में डिस्कशंस जो हैं वो इमर्ज हुए थे, ग्लोबल ट्रेंड ऑफ इमोशन ड्रिवन पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस गवर्नेंस खतरा है इसकी वजह से इन पे। Next is CEDAW, that is Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women। ये अडॉप्ट हुआ था 1979 में बाय द UN जनरल असेंबली एंड ऑफन ये एक इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुई थी ना 1995 में, तब इसके तहत 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर वुमेन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी को आउटलाइन करा गया था। फिर एक कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन CSW, ये एक फंक्शनल कमीशन है UN का, बेसिकली इकोसोक का। ठीक है, तो जो CSW है एक बड़ा मीटिंग ग्रुप की तरह है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने सेटअप किया था कि भाई जो वहाँ पे आके सारे लीडर्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड से आके गर्ल्स और वुमेन की राइट्स के बारे में डिस्कस करें। एंड ये क्यों बना था, टू मेक श्योर कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिले, एजुकेशन, वर्क, सेफ्टी, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट में। ठीक है, ये चेक करता है CSW की जो कंट्रीज़ हैं वो जो उन्होंने प्रोमिसेस करे थे जेंडर इक्वालिटी की, क्या वो फॉलो कर रही हैं या नहीं, यानी कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन है जो CEDAW है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। ईयरली मीटिंग्स जो है ये बेसिकली अपना लेते हैं, जिसको हम सेशंस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिस्कशंस होता है। फिर रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट की बात हुई थी, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है ये। अब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, लेकिन कई बार जो है लॉ नीड्स टू ट्रीट सम पीपल डिफरेंटली, जैसे कि गिविंग रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस, राइट, मेकिंग स्पेशल लॉज फॉर चिल्ड्रन और वुमेन। अब ये डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है ये ओके है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते। ये मत बोलो कि भाई रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट की बात यहीं आ रही है, हम बोलेंगे कि हमने स्पेशल लॉज बनाए हैं वुमेन के लिए। अब कुछ आगे बोलेंगे भाई आर्टिकल 14 के अंदर तो इक्वल है, तो आप क्यों बना रहे हो। तो यही तो बात करी गई है कि ये ट्रीटमेंट ओके है अगर इसको फेयरली और किसी गुड रीज़न के साथ करा गया हो, तब जो ये कॉन्सेप्ट है रीजनल क्लासिफिकेशन टेस्ट का ये आता है। 2 रूल्स हैं इसके रीजनल क्लासिफिकेशन के। पहला,
क्लियर डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द ग्रुप्स, जैसे रिच और पुअर, माइनर्स और एडल्ट्स, जिससे वुमेन को ट्रीट करा जाता है और मेन को ट्रीट करा जाता है, दैट इज़ डिफरेंट इन सोसाइटीज़। तो क्लियर डिफरेंस दिख रहा है एंड डिफरेंस शुड बी कनेक्टेड टू द गोल ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि वुमेन को जानबूझ के उनके लिए रिस्पेक्ट में हम लॉज बना रहे हैं। लॉज आर मेड जैसे कि वुमेन की कंडीशन इम्प्रूव हो, तो कुछ गोल है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो फ्री कोचिंग दी जाए अगर SC/ST स्टूडेंट्स को, दैट इज़ अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। बेनिफिट्स दिए जाए सिर्फ उन लोगों को जो रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, दिस इज़ अनरीजनेबल। सो दिस इज़ रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट। समझ में आया? एक ये भी है स्पेशल लीव पिटिशन, और सिंपल तरीके से बताती हूँ। सिंपल सी बात है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट को। क्या? फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ अलाउ मी टू अपील इवन दो आई डोंट हैव द रेगुलर राइट टू डू सो। आर्टिकल 136 के अंडर SLP की बात करी गई है। अब अगर कोई इंसान किसी हाई कोर्ट के डिसीजन से या किसी ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है और वो सोचता है कि उसके इनजस्टिस हुआ है, एंड वो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि आप उनका केस एक बार सुन लो। अब वो क्या फाइल कर रहा है? SLP, ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर एक SLP को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कोर्ट की मर्जी है। आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन सुप्रीम कोर्ट का है इसमें, ठीक है। SLP को सिविल या क्रिमिनल दोनों केसेस में यूज़ करा जाता है। कोई रेगुलर अपील नहीं है ये कि हर एक इंसान बोले भाई मैं तो SLP फाइल कर रहा हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ अपने डिसीजन से हाई कोर्ट के। एक स्पेशल परमिशन है SLP, ये नहीं कोई भी आगे कुछ भी फाइल कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, मान लो एक हाई कोर्ट डिसीजन देता है आपके अगेंस्ट और नॉर्मली कोई ऑप्शन नहीं है अपील करने का, आप स्टिल SLP फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में बोलकर कि ये मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पर प्लीज़ जस्ट लुक इनटू इट। कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी की बात करें तो कुर्दिस्तान रीजन तो छोड़ ही नहीं सकते। बेसिकली कुर्द जो लोग हैं एक एथनिक ग्रुप है, वो इस रीजन में रहते हैं, इसको हम कुर्दिस्तान बोलते हैं। कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, बट जो कुर्द जो लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, बेसिकली 4 कंट्रीज़ में रहते हैं, टर्की, ईरान, इराक एंड सीरिया। तो जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं उस रीजन को कुर्दिस्तान बोला जाता है। जो कुर्दिस्तान रीजन है इराक का, उसको बोलते हैं यही कुर्दिस्तान रीजन ऑफ ईरान, KRI। एक ऑटोमनस रीजन है इराक के अंदर, इसकी खुद की गवर्नमेंट है, दैट इज़ कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट। इस रीजन में खुद की पार्लियामेंट है, खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पेशमर्गा जिसको बोलते हैं, खुद की कैपिटल है इरबिल। कुर्द कौन है? 4th लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है ये मिडल ईस्ट में, ठीक है। मोस्टली ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ठीक है, बट इसके अंदर कुछ क्रिश्चियंस भी हैं और कुछ याजीदीज़ भी हैं। कुर्दिश लैंग्वेज ये बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, अभी बताया है, टर्की में एक्टिव है। ये कुर्द के लिए, ऑटोमनस रीजन के लिए फ़ाइट करते हैं टर्की की सरकार से। इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है टर्की के द्वारा, USA के और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब कई बार जो ये कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये शेल्टर ले लेते हैं इराकी कुर्दिस्तान माउंटेन्स में, विच कॉजेज टेंशन। अब देखो, ये तो मैंने बता ही दिया कि टर्की और कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का क्या कॉन्फ्लिक्ट है। दिस पार्टी वांट्स मोर राइट्स और इंडिपेंडेंस फॉर कुर्द्स इन टर्की, एंड टर्की इसको टेररिस्ट ग्रुप बोलता है। जो ये पार्टी है ये ऑपरेट करती है फ्रॉम द माउंटेन्स जो नॉर्दर्न इराक में है, स्पेशली कांडिल माउंटेन्स। तो टर्की जो है एयर स्ट्राइक करता है इराक में इस पार्टी के कैंप्स को टारगेट करने के लिए, ठीक है। अब इराक क्यों अपसेट है? इराक बोलता है कि टर्की जो है वो वायलेट कर रहा है उसकी सॉवरेनिटी को बाय बॉम्बिंग इनटू द इराकी टेरिटरी। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन इसीलिए इराक और टर्की के ख़राब हैं। अब जो कुर्द है, स्पेशली जो इराक और सीरिया में है, ये ब्रेव फाइटर्स हैं अगेंस्ट ISIS, दैट इज़ इस्लामिक स्टेट। इनकी जो फोर्सेस है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और पेशमर्गा, दे हेल्प डिफीट ISIS। लेकिन अब जो गवर्नमेंट्स हैं वो फियर कर रही हैं इनकी ग्रोइंग पावर को, एंड दे डोंट सपोर्ट देयर ऑटोनमी। 2017 का रेफरेंडम भी था फॉर इंडिपेंडेंस। जो कुर्दिस्तान रीजन है इराक का, इट हेल्ड अ वोट आस्किंग कि शुड वी बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। 90% लोगों ने येस बोला, लेकिन इराक की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रेफरेंडम को रिजेक्ट कर दिया बाय सेइंग कि इससे नेशनल यूनिटी ख़राब हो जाएगी। और जो बाकी कंट्रीज हैं टर्की और ईरान, उसने भी इस रेफरेंडम को अपोज़ किया कि इससे जो है कुर्द जो है अपनी अपनी कंट्रीज़ में क्या होंगे, इंस्पायर हो जाएंगे और हमारी कंट्रीज़ में दिक्कत आएंगी। सी दिस इज़ द रीजन ऑफ कुर्दिस्तान, टर्की, सीरिया, इराक एंड ईरान के रीजन को लेकर। टर्की और इराक के रिलेशंस क्यों ख़राब है समझ में आया? बिकॉज यहाँ पे कांदिल माउंटेन्स हैं। वेट लेट मी शो।
सी एज दिस इज़ इराक के नॉर्दर्न रीजन में, इराक का कुर्दिस्तान रीजन, एंड दिस इज़ द कांडल माउंटेन्स, एंड दिस इज़ इरबिल. व्हाट इज़ इरबिल बताया था मैंने, कमेंट्स में बता दूँ. अब जैसे अभी बताया था WHO का जो फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल, तो लीगल मेजर्स एक्ट इंडिया ने भी कुछ करा है. जैसे कॉप्टा 2003, सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, मेन टबैको कंट्रोल लॉ इंडिया में है, जो कि स्मोकिंग को बैन करता है पब्लिक प्लेसेस में, एडवर्टाइजमेंट ऑन टबैको प्रोडक्ट्स को बैन करता है, मैंडेटरी पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग्स भी टबैको पैकेजिंग पे इसी की वजह से स्टार्ट जो हुई थी. नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी हमने लॉन्च करा था 2007-2008 के टाइम पर लॉन्च हुआ था, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि टबैको के क्या नुकसान है, हेल्थ वर्कर्स और एजुकेटर्स को ट्रेन करने के लिए, पीपल को क्विट टबैको में हेल्प करने के लिए, मॉनिटर टबैको यूज़. पिक्टोरियल वार्निंग्स, इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ वार्निंग्स विद स्केरी पिक्चर्स, माउथ कैंसर वगैरह जो है टबैको के पैकेट्स पे है ही. 85% पैकेजिंग पे आपको ये मिल जाएगा. फिर क्विट लाइन एंड मोबाइल सर्विसेज भी है, नेशनल क्विट लाइन, एम सेसेशन प्रोग्राम, SMS बेस्ड टू हेल्प क्विट टबैको, फ्री काउंसलिंग एंड सपोर्ट विया कॉल्स एंड ऐप्स. टैक्स हमने उस पर लगा दिया है, टबैको को GST में 28% टैक्स प्लस सेस के साथ इंक्लूड कर रखा है. ई सिगरेट्स पे बैन करा था 2019 में, और लूज सिगरेट्स जो है कुछ स्टेट्स में उसकी बैन हो रखा है. फ्लेवर और च्यूएबल टबैको दैट इज़ गुटखा, उसको भी बैन कर रखा है. फिर हमने साइन कर रखा है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल 2004 से, उसी गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं. सो NSS और NCC स्कूल स्टूडेंट्स को इंकरेज करते हैं नो टबैको प्लेजेस के लिए. देखो ये चीज़ है, थोड़ी और समझाती हूँ आसान तरीके से. हॉग सर्विस कमीशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1965 में साइन हुआ था, जिसमें कंट्रीज़ जो हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं टू पीपल जो दूसरे देश में रहते हैं. एग्जांपल मान लो, अगर हम इंडिया में केस फाइल करते हो, लेकिन जिस पर्सन के अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हो, जिस पर्सन को आप स्यू कर रहे हो, वो बंदा रहता है USA में या फ्रांस में. अब हाउ विल यू सेंड देम द कोर्ट नोटिस एक लीगल तरीके से कि जो उनकी कंट्री है वो भी उसको एक्सेप्ट कर ले. तो हॉग सर्विस कन्वेंशन इस प्रोसेस को लीगल, ऑर्गेनाइज्ड और फास्टर बनाता है उन कंट्रीज़ के बीच में जिन कंट्रीज़ ने इसको साइन कर रखा है. अब देखो ये कैसे काम करता है. ये हर एक कंट्री की एक सेंट्रल अथॉरिटी है, जो पर्सन है, जो कोर्ट है, वो लीगल डॉक्यूमेंट उस अथॉरिटी को भेजता है. अथॉरिटी जो है उसको दूसरे कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी के पास भेजती है, और वो जो कंट्री है वो उस डॉक्यूमेंट को उस पर्सन के पास भेजता है, और प्रूफ ऑफ डिलीवरी वापस से सेंडर कंट्री के पास आ जाता है. अब ये हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि टाइम बचता है, कन्फ्यूजन बचती है, प्रोसेस ऑफिशियल और लीगल बनता है, कोर्ट्स में एक्सेप्टेड है, डिप्लोमेटिक एंड पोस्टल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, और इवन इसमें एज प्रूफ मिलता है ऑफ द डिलीवरी, सो द पर्सन कैन नॉट से दैट आई नेवर गॉट द नोटिस. एंड इंडिया ऑल्सो ज्वाइंड इट इन 2007. तो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में सेंड करी जा सकती हैं इन दिस कन्वेंशन, एंड वाइस वर्सा बाहर से भी इंडिया में आ सकती हैं. एक क्वेश्चन देख लो ज़रा, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट पे है. क्वेश्चन क्या है? लेजिस्लेशन दैट कन्फर्स एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर upon the executive or administrative authority in the matter of application of law violates which one of the following articles of the constitutions of India. ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को. एक लेजिस्लेशन है, एक लॉ है, ठीक है, जो अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो देती है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, ठीक है, अनकंट्रोल्ड अनगाइडेड पावर. तो कौन सा इससे लॉ जो है वो आपका वायलेट हो रहा है? ऑब्वियसली आर्टिकल 14. जो ये प्रोग्राम है ये कौन प्रमोट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन. ठीक है, इनिशिएट किसने करा है इसको? मेक द वर्ल्ड वियर खादी कैंपेन को, मेक द वियर वर्ल्ड खादी अगेन कैंपेन किसने? KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, MSME मिनिस्ट्री के अंडर. ठीक है, अब मैंने जब बताया था रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, वो तो बिल्कुल ना बेसिक बता दिया था कि उसमें होता क्या है, कि रीजन में डायलॉग बैठक हो रही है सोशल जस्टिस को वर्ल्ड वाइड करने के लिए. लेकिन ये जो है रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, ये एक इनिशिएटिव भी है किसका? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, गुड प्रैक्टिसेस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, और सोशल जस्टिस सबके लिए इंश्योर हो, ये चीज़ देखने के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको ऑर्गेनाइज़ करता है.
कई बार ये नीति आयोग, यूएन बॉडीज या स्टेट गवर्नमेंट्स की कोलैबोरेशन के साथ भी किया जाता है। पर्पस क्या है इसका कि भाई टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ वर्किंग वेल इन डिफरेंट स्टेट्स, एजुकेशन, दलित्स के लिए, वेलफेयर, कितना क्या काम हो रहा है देश में, बेटर स्कीम्स और इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन, encourage states to learn from each other। ठीक है, अब आर्टिकल 38(2) है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोलता है द स्टेट शेल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड इंश्योर सोशल जस्टिस, तो उसके तहत ये लेके आया गया है। ऑल्सो आर्टिकल 15 से रिलेट करता है, ये आर्टिकल 17 से रिलेट करता है, आर्टिकल 46 से रिलेट करता है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 46 क्या बोलता है? प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन। रिसेंटली एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है इस पर डिफरेंट सिटीज़ में, भोपाल, जयपुर, गुवाहाटी एक्सेट्रा में। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई थी, सब्सिडी स्कीम्स और वीकर सेक्शन की बात करी गई थी, ड्रग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की बात करी गई थी, वेलफेयर ऑफ एल्डरली एंड ट्रांसजेंडर की बात करी गई थी। बिगनिंग में ना मैं जो इसका रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस मैंने बेसिक टर्म में एक्सप्लेन करा था, मैं उसको वीडियो में अपलोड करूँगी तो मैं कट कर दूँगी, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, जो ये बताया है यही है रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस।